चलिए बेटे, वर्कशॉप का हमारा सेकंड डे। आज हम लोग जो करेंगे वो कोई टॉपिक नहीं है, वो बेसिकली अकाउंट्स का एक पूरा प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब हमारी अकाउंटेंसी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर ख़त्म होती है। मैं वो पूरा प्रोसेस आपको एक बार बताने जा रहा हूँ। इसको समझाने के लिए हम अपने 11th के बच्चों को एक अकाउंटिंग ट्रेल, एक असाइनमेंट करवाते हैं। उस असाइनमेंट में बेसिकली बहुत सारी शीट्स होती हैं, समझ गए आप। तकरीबन अगर मैं बात करूं तो कम से कम 15 या 16 शीट होती हैं, जो कि हमारा बच्चा उसमें खुद लिख लिख के उन्हें कंप्लीट करता है। पर क्योंकि वर्कशॉप है और वर्कशॉप में चीज़ों को थोड़ा क्विकली रिवाइज करवाया जाता है, तो यहाँ पर वो 15-16 शीट भरना पॉसिबल नहीं है आप सबके लिए। तो मैंने सारी चीज़ों को क्विकली समझाने के लिए एक ये स्लाइड बनाई है, ठीक है। आइए, इसका नाम पता है क्या है? इसको हम नाम देंगे अकाउंटिंग ट्रेल। अकाउंटिंग ट्रेल, ट्रेल का मतलब होता है फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड, ठीक है। देखते जाना क्या क्या होगा। ये देखो ज़रा, ये है हमारा बिजनेस का एक पूरा साल। अगर ये साल का पहला दिन है, जो कि क्या होता है 1 अप्रैल, तो ये क्या होगा 31 मार्च। इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, हम पूरे साल में क्या करते हैं? बहुत सारे ट्रांजैक्शन करते हैं। अच्छा, उन ट्रांजैक्शंस को हम क्या करते हैं? ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है? ट्रांजैक्शन का मतलब लेन देन, माल खरीदना, माल बेचना, एसेट खरीदना, एसेट बेचना, सैलरी देना, वेजेस देना, बिजली का बिल, पानी का बिल, बहुत सारे ट्रांजैक्शन करते हैं, है ना। अब उन सारे ट्रांजैक्शन को हम क्या करते हैं? जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल के अंदर एंट्री डालते हैं और हर एंट्री की लेजर में पोस्टिंग कर देते हैं। आप जानते हैं ना कि जब आप किसी भी एंट्री की पोस्टिंग करोगे तो किसी एक लेजर में डेबिट साइड लिखा जाएगा और किसी दूसरे लेजर में क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि 3 लेजर पे असर पड़े। क्या ऐसा हो सकता है कि 3 लेजर पे असर पड़े किसी एंट्री का? हाँ या ना? बिल्कुल। अगर आपकी इस एंट्री के अंदर 3 अकाउंट हैं तो उसका असर 3 अकाउंट पे पड़ेगा। हो सकता है 2 डेबिट हो और 1, या ऐसा हो सकता है कि 1 डेबिट हो और 2, ऐसा भी हो सकता है। समझ आ रही है मेरी बात? तो ये कहलाती है लेजर पोस्टिंग। उसके बाद हम ये सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते जाते हैं और हर ट्रांजैक्शन की यहाँ पर पोस्टिंग करते जाते हैं। जैसे ही हमारा यहाँ पर साल खत्म हो जाता है, फिर हम लोग क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। और इस ट्रायल बैलेंस के अंदर पता है किसके बेस पर बनता है ट्रायल बैलेंस? जैसे इसके बेस पर क्या बनता है? जर्नल के बेस पर क्या बनता है? तो लेजर के बेस पर क्या बनता है? और ट्रायल बैलेंस के बेस पर क्या बनता है? और फिर ये नीचे चले जाती हैं सारी चीज़ें। यहाँ पर जाके हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा और बात को। देखो ज़रा, जैसे यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन है, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? बताओगे बेटे? हिमांशु, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? हिमांशु, टाइम नहीं लेना है, क्विकली। उसने फर्नीचर लगाया है थोड़ा सा 20 लाख रुपए का, ठीक है, और नहीं ये कैश लगाया, ठीक है, और उसने फर्नीचर लगाया 1 लाख रुपए का और कंप्यूटर लगाया, तो उसने टोटल कितने रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किए? 23 लाख, ठीक है। ज़रा देखिए, ज़रा इसकी जर्नल एंट्री यही डलेगी। इस एंट्री की पोस्टिंग देखो, मैं जो अब समझाने जा रहा हूँ ना पोस्टिंग, ट्रस्ट मी 12वीं तक के बच्चे कंफ्यूज होते हैं पोस्टिंग में, और उन गधों को मैं समझाते समझाते परेशान हो जाता हूँ कि भैया पोस्टिंग हमारे अकाउंट्स का सेकंड स्टेप है यार। 11th में स्टार्टिंग में समझा दिया जाता है पर बच्चों को याद ही नहीं रहता यार। क्या पोस्टिंग इतनी कॉम्प्लिकेटेड है क्या? बहुत आसान है, ध्यान से सुनना। आज पोस्टिंग को ना बिल्कुल रगड़ देंगे अच्छे से, जैसे होली पे होता है, हुआ है ना। सुनो, इसके अंदर कितने अकाउंट आ रहे हैं? 4। कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट और 4 अकाउंट, तो इसका इम्पैक्ट भी 4 अकाउंट पे आएगा। चलते हैं जरा। कैश अकाउंट कहाँ मिलता है? रियल के अंदर कैश रियल होता है। फर्नीचर भी किसके अंदर मिलेगा? और कंप्यूटर भी किसके अंदर मिलेगा? और कैपिटल मिलेगा। क्यों भाई? क्योंकि ये किसका अकाउंट है? ओनर का अकाउंट है, मालिक का अकाउंट है। चलिए जरा, इसके अंदर कैश अकाउंट क्या हो रखा है?
तो कैश अकाउंट के ये कौन सी साइड है, तो डेबिट साइड पर लिखना है। कैश अकाउंट में डेबिट साइड पर लिखना है। फर्नीचर में भी डेबिट साइड पर ही लिखना है, और कंप्यूटर में भी डेबिट साइड पर लिखना है। और कैपिटल क्या हो रहा है, तो कैपिटल में क्रेडिट साइड पर लिखना होगा। अच्छा, जिसमें भी डेबिट साइड लिखा जाता है उसमें क्या यूज किया जाता है, 2। और 2 लिख के आपको, जैसे इनके डेबिट होने का रीजन क्या है, कैपिटल, तो 2 में आपको कैपिटल यूज करना है सब जगह पर। और कैपिटल क्या हो रखा है यहाँ पर, तो इसमें क्या यूज करते हैं, और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये तीनों। तो इन तीनों का नाम आपको लिखना। कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। पोस्टिंग बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, एक ये जर्नल और एक ये लेजर, 12th में आपकी 3 बुक्स हैं, और तीनों की तीनों बुक्स में कहीं ना कहीं आते रहेंगे बार बार। ठीक है ना, तो जर्नल और लेजर बिल्कुल क्लियर होने चाहिए आपको। और अगर किसी बच्चे को ये दोनों चीज़ें बिल्कुल आ गई ना, मैं कह रहा हूँ वो रुकेगा ही नहीं। मैक्सिमम बच्चों के जो मार्क्स कटते हैं या जो कंफ्यूजन होती है, उसका रीज़न ये भाई साहब हैं अकेले। ठीक है, घर बनाने के लिए क्या चाहिए होता है पता है आपको, अरे सीमेंट तो ठीक है, तुम तो मटेरियल कह रहे हो। घर बनाने से पहले नीचे कुछ ज़मीन में डालते हैं ना, घर का थोड़ा सा हिस्सा नीचे ज़मीन में भी होता है, नींव होता है ना। बिना नींव के आप घर को टेक नहीं सकते, वो टिकेगा ही नहीं, इधर उधर हो जाएगा कुछ दिनों बाद। वो फाउंडेशन है, उसकी मजबूती है। वैसे ये भी हमारे लिए पता है क्या है, ये नींव है हमारे अकाउंट्स का। हमेशा आप चाहे किसी भी स्केल में पहुंच जाना, अकाउंट्स पढ़ते पढ़ते कुछ भी कर लेना, सीए कर लेना, वो तो लास्ट है, उसके आगे तो है ही नहीं, है ना। वहां तक भी पहुंचोगे तो भी आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली। सही है, आओ। तो आई थिंक आप पोस्टिंग को लेके क्लियर हैं। अगला ट्रांजैक्शन आ गया, कह रहा है हमने एक मशीन खरीदी, कितने की, 2,80,000 की। 4,000 उसके ऊपर कमीशन दिया, थोड़ा सा हमने उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा किया, थोड़ा खर्चा हमने उस मशीन को इंस्टॉल कराने में किया। उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू, बिल्कुल ठीक है, एंट्री सही है। इसके अंदर 2 अकाउंट आ गए, मशीन और, तो मशीन में क्या लिखेंगे, मशीन में लिखेंगे टू कैश, और कैश का एंट्री में क्या है, क्रेडिट, तो कैश में क्या लिखेंगे, बाय मशीनरी। पोस्टिंग क्लियर है। एक और आ गई, इसकी पोस्टिंग क्या करेंगे, एंट्री देखो पहले। कह रहा है हमने 600 टेबल खरीदी है। आपको क्या लग रहा है, ये हमने यूज करने के लिए खरीदी है क्या, मतलब हमारा फर्नीचर का बिजनेस है, और जब हम ऐसी चीजें खरीदेंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है। परचेज अकाउंट कब डेबिट होता है, जब हम माल खरीदते हैं। ठीक है, तो हमने 600 टेबल खरीदी है, और एक टेबल की वैल्यू 150 है, और ये खर्चा उसको लाने का लग गया। जर्नल एंट्री क्या डलेगी, परचेज अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, देखो एंट्री क्लियर है। इसके अंदर कितने अकाउंट आ गए, 3। पोस्टिंग करते हैं, सुनो। परचेज अकाउंट, और यहां पर क्या हो रखा है, कितने से, तो देखो परचेज अकाउंट में क्या किया है, ये आप समझने की कोशिश करो इसे। यहां डेट नहीं लिखी है मैंने, वहां डेट नहीं लिखी है मैंने, है ना। हाँ जी, परचेज अकाउंट, बात समझ आ गई है। परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है 90,000 से, तो ये देखो परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है 90, और ये क्या है, उसके डेबिट होने का रीजन। ठीक है, ऐसे ही कैरेज अकाउंट डेबिट हुआ है कितने से, देखो जरा, कैरेज अकाउंट डेबिट हुआ है कितने से, 800 से, और ये क्या है, उसका रीजन है ये। कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है कितने से, हाँ तो देखो जरा, ये रहा कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है कितने से, और ये 2 रीजन है पर इसके। आपको अगर कंफ्यूजन लगे तो आप इसकी 2 एंट्री बनाकर भी सोच सकते हैं। इसके साथ इसका कनेक्शन, इसके साथ इसका कनेक्शन, सोचने के लिए कह रहा हूं, लिखना एक ही एंट्री है, क्योंकि 2 एंट्री लिखोगे तो 2 नरेशन लिखनी पड़ेगी, टाइम भी डबल लगेगा। समझ आ रही है मेरी बात, ठीक है। तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ, आई होप पोस्टिंग आपको क्लियर है।
तो इतना आपको समझ आ गया। ये हमने ट्रांजैक्शन किया है कि कौन सा ट्रांजैक्शन था ये, थर्ड भाई, 1 2 और, तो इस तरह से ट्रांजैक्शन करते 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 हमारा साल खत्म हो जाता है। और जितने भी ट्रांजैक्शन हम करते हैं 200 400 500 2000 4000 जितने भी ट्रांजैक्शन पूरे साल में होते हैं वो सारे ट्रांजैक्शन कहाँ लिख दिए जाते हैं, जर्नल। जितने ट्रांजैक्शन करोगे उतनी ही यहाँ पर जर्नल एंट्री होंगी और हर जर्नल एंट्री की यहाँ पर पोस्टिंग हो जाती है। कहाँ पर, किस में पोस्टिंग हो जाती है, लेजर। लेजर के अंदर क्या बनते हैं, अकाउंट्स। ये सब अकाउंट्स हैं। ये सब कौन से नेचर के हैं, पर्सनल नेचर के, ये वाले रियल नेचर और ये वाले नॉमिनल नेचर के, ठीक है ना। अब इनके ऊपर बातें करते हैं जरा, टाइप्स ऑफ लेजर्स, इसकी बात करते हैं। सुनो जरा, जैसे ये कौन से हैं सारे, पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट पर्सनल है ये कैसे पहचानोगे, जो भी किसी इंसान का अकाउंट होगा या किसी ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट होगा या रिप्रेजेंटेटिव नेचर का अकाउंट होगा। रिप्रेजेंटेटिव नेचर, सोचो मैं दीपांजलि को माल बेच रहा हूं तो मैं एंट्री क्या डालूंगा, दीपांजलि डेबिट टू सेल। तो दीपांजलि का अकाउंट खोला मैंने अपनी बुक्स में, तो दीपांजलि किस नेचर की है, पर्सनल। सोचो मैं टैगोर स्कूल को माल बेच रहा हूं तो मैं स्कूल जो अकाउंट जो खोलूंगा किसके नाम से खोलूंगा, तो टैगोर स्कूल भी किस नेचर में आ गया, पर्सनल। और तीसरा नेचर का क्या एग्जांपल है, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड और अनअर्न्ड। आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड जो दो शब्द हैं वो कब यूज होते हैं, जब बात खर्चों की हो रही होती है। और एक्रूड और अनअर्न्ड ये कब यूज होते हैं, जब बात इनकम की हो रही होती है। क्लियर है मेरी बात। तो इसके अंदर 3 तरह के अकाउंट्स आ सकते हैं, ह्यूमन बीइंग का, ऑर्गेनाइजेशन का और रिप्रेजेंटेटिव का। डन, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो रखी है, इसके अंदर पोस्टिंग हो रखी है रियल नेचर का। रियल नेचर के अकाउंट कब खुलते हैं, एनी आइडिया, जब हम बिजनेस में कोई एसेट लेकर आते हैं। एक एक एसेट का नाम बताओगे जरा। फर्नीचर लेके आते हैं, वेरी गुड। कैश, मशीनरी, खुद सोचो बेटे, कंप्यूटर, हाँ, पंखे, है ना। खुश हो गई क्या, मेरा तो आपने बता दिया। हाँ, स्टॉक, हाँ स्टॉक भी आता है, स्टॉक भी इसी के अंदर आएगा। एसेट तो एसेट है। लूज टूल्स, टेबल तो फर्नीचर के अंदर आ गया। लैंड एंड बिल्डिंग, बहुत सारी एसेट्स हैं भाई, बहुत सारी एसेट है। अब जैसे मैं अपने यहाँ की बात करूँ, ये फ़ोन जिससे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरे लिए तो ये भी एसेट है। ये बोर्ड जिस पर मैं पढ़ा रहा हूँ, ये टेबल, ये एसी, ये पंखा, ये प्रोजेक्टर, ये बिल्डिंग, ये सब मेरे लिए एसेट्स ही तो हैं। तो ये सब रियल नेचर की है। रियल नेचर से क्या मतलब है, रियल का मतलब होता है असली। तो असली तो है ये सारी चीज़ें, दिख रही हैं मुझे भाई, मैं इन्हें उखाड़ के बेच सकता हूँ, किसी को दे सकता हूँ, यहाँ रख सकता हूँ, वहाँ रख सकता हूँ। रियल नेचर, असली, ठीक है। तीसरी टाइप क्या है, नॉमिनल। ये कौन से होते हैं, पहले तो नॉमिनल शब्द का मतलब आपको पता होना चाहिए। नॉमिनल का मतलब है नाम मात्र। नाम मात्र मतलब नाम के लिए, सिर्फ नाम के लिए। कहते ना, अरे तू मेरा दोस्त है पर खाली नाम का है खाली नाम का दोस्त है, मतलब दोस्ती नहीं है बेसिकली। तो ये क्या है फिर, सोच के देखो, फील करके देखो भाई इन्हें। आज तक कभी तुम ये देखा है तुमने आज तक, ये कभी फर्नीचर तुमने देखा होगा, मशीन तुमने देखी होगी, कैश तुमने देखा होगा, क्या तुमने आज तक इसे देखा है, बोलो तुमने आज तक इसे देखा है, बोलो। तो जितने भी इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें हमने वो नाम दे रखा है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं बच्चों को ये समझाने के लिए कि इसका मतलब क्या है। जैसे कि बच्चा जब मुझसे पढ़ता है तो बच्चा मुझे क्या पे करता है बदले में, फीस नहीं, कैश। उस कैश को नाम क्या दे रखा है, फीस नाम दे रखा है यहां पर। अब तुम किसी ऑटो से जाओगे तो ऑटो वाला जब तुम उसकी सर्विस लोगे तो तुम उसे पैसे दोगे, पर तुम क्या कहते हो उसे, क्या ले लो, किराया ले लो।
तो वो नाम दे रखा है हमने उसे, नाम, पर एक्चुअली देते तो पैसे ही, नाम दे रखा है, नाम, समझ रहे हो, नाम मात्र। तो जो इनकम और एक्सपेंसेस होती हैं, ये जो अकाउंट हैं, ये अकाउंट किसके होते हैं, ये अकाउंट होते हैं इनकम्स के, और ये जितने भी हैं, ये हमने इन सब को क्या दे रखा है, एक नाम दे रखा है, ताकि हम उनकी पहचान कर सकें कि ये वाला खर्चा सैलरी का है, ये वाला खर्चा वेजेस का है, ये वाला खर्चा किराए का है। बात समझ आ रही है? तो इसीलिए इसके अंदर जो अकाउंट खुलते हैं वो सिर्फ नाम के होते हैं। फील इट, परचेज ये कोई नाम नहीं होता। ये शब्द हम कब यूज करते हैं, जब हम माल खरीदते हैं। अबे जब माल खरीद रहे हो तो यहां पर क्या डेबिट होना चाहिए, जब माल खरीदते हैं तो परचेज डेबिट करते हैं, पर जब हम माल खरीदते हैं तो डेबिट क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए स्टॉक। नहीं समझे? आप फ्रिज खरीद रहे हो तो आप फ्रिज डेबिट करते हो, आप मशीन खरीद रहे हो तो आप मशीन डेबिट करते हो, पर जब आप माल खरीदते हो तब तो आप माल को डेबिट नहीं करते, तब तो आप परचेज डेबिट कर देते हो। है अजीब डिप्लोमेसी, नहीं? सोचो ना, मशीन खरीदा मशीन डेबिट, फर्नीचर खरीदा फर्नीचर डेबिट। अबे जब माल खरीद रहे तो स्टॉक क्यों नहीं डेबिट करते हो? क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है भाई उसमें से कितना माल बिकेगा। स्टॉक उसको बोलते हैं जो बच जाता है, और बचा हुआ माल का पता चलता है ईयर के, तो उस टाइम पे हम उसे स्टॉक में कन्वर्ट कर देते हैं। बात समझ बेटा, मैं सत्संग नहीं सुना रहा हूँ, बात समझ आ रही है? हाँ तो थोड़ा रिएक्ट करो, हिल ही नहीं रही है भाई, मैं इसलिए हवा लगी हुई है, फ्रीज हो गई है, ठीक है ना? समझ आ रहा है? तो ऐसे ही ये शब्द हम कब यूज करते हैं, जब माल, गलत नहीं है, गलत है ना? जब आप माल बेच रहे हो तो स्टॉक को क्रेडिट करो। इसीलिए जब माल खरीदा जाता है तो उसको एक नाम दे देते हैं परचेज, और जब माल बेचा जाता है तो उसको एक नाम दे देते हैं सेल। तो इसका मतलब ये जो सारे अकाउंट हैं, ये सारे अकाउंट सिर्फ नाम के लिए होते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स। गॉट इट? आगे बढ़ा जाए। बैलेंसिंग ऑफ द लेजर्स, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ध्यान से सुनना। जो लेजर्स होते हैं, मैंने अभी बताया कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के। इसके अंदर से ये वाले जो 2 टाइप के लेजर हैं, ये लेजर ऐसे हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, इन्हें हम बैलेंस करते हैं, पर इन वाले लेजर्स को हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते। ऐसा क्यों है? कौन कौन इसका आंसर बताने लायक है, मुझे ये बताओ, ऐसा क्यों है? सोचो जरा। मैं हिमांशु की बात करता हूं। मैंने यहां पर हिमांशु को माल बेचा, मैंने यहां पर जर्नल एंट्री क्या डाली होगी, हिमांशु डेबिट टू। हिमांशु का लेजर कहां आएगा, इसके अंदर। सोचो ये हिमांशु का लेजर है, और दूसरा लेजर सेल्स का, सेल्स का लेजर ये रहा। इसके अंदर यहां पर लिखूंगा टू सेल, और इसके अंदर क्या लिखूंगा, बाय हिमांशु। अच्छा, ऐसे करते करते मैं और भी तो ट्रांजैक्शन करूंगा। अब जैसे मेरा साल खत्म हो जाएगा, आपको नहीं लग रहा हिमांशु की एक ड्यूटी बनती है कि वो मेरे पैसे दे दे? सोचो मैंने हिमांशु को माल बेच दिया, पर हिमांशु नालायक मेरे पैसे ही नहीं दे रहा, यहां तक दे ही नहीं रहा। मैं बड़ा लीचड़ आदमी, भाई पैसे तो दे दे, कह रहा ले लेना, कि भाग थोड़ी रहा हूं। अब मेरी बात बताओ, क्या मैं हिमांशु के लेजर को भूल जाऊं आज? क्यों? मैं कब भूलूंगा, मेरे पैसे दे देगा उस दिन। तो अभी मेरा और हिमांशु का लेन देन बचा है, तो हिमांशु का लेजर मेरे लिए अभी काम का है ना? अब वो जो काम है अब कब होगा, अगले साल। इसका मतलब ये लेजर मेरे लिए काम का है, और अगर जो चीजें मेरे लिए काम की होती हैं मैं उन्हें उठाकर अगले साल नई बुक्स में लिखूंगा ना, है कि नहीं? इसीलिए जब मेरा साल कंप्लीट हो जाएगा तो मैं हिमांशु के लेजर में बैलेंस चेक करूंगा कि कितना बैलेंस बचा हुआ है, जो मुझे अगले साल कैरी करके अपने साथ लेके जाना है। तो इसको बैलेंस किया जाता है। कैसे बैलेंस किया जाता है मैं अभी समझाऊंगा। एक समझ आया कि इन्हें हम क्यों करते हैं बैलेंस? क्योंकि इनके साथ हमारा कोई ना कोई लेन देन बचा हुआ होता है एट द एंड ऑफ द ईयर, जो लेन देन मैं अगले साल कंप्लीट कर पाता हूं। ठीक है, अब मैं बताता हूं इसके बारे में, इसे बैलेंस क्यों करते हैं हम। सोचो आपने यहां पर एक मशीन खरीदी, जर्नल एंट्री क्या डाली होगी आपने यहां पर, मशीन अकाउंट डेबिट टू। मशीन में आपने यहां पर लिखा होगा टू कैश, और कैश में आपने लिखा होगा। अब मुझे एक बात बता दो, आपने जो मशीन खरीदी है, क्या वो मशीन
यहां पहुंचकर आपके लिए यूजलेस हो जाएगी। वो मशीन अगले साल भी तो काम आएगी, आएगी ना, अगले साल, उसके अगले साल, उसके अगले साल, जब तक वो खराब नहीं हो जाती। तो वो मशीन भी मेरे लिए कई साल तक यूज होने वाली एसेट है। तो उसका लेजर भी तो आपको अपने पास रखना पड़ेगा। तो इसके लेजर को भी हम क्या करते हैं, बैलेंस करके पता लगा देते हैं आज की मशीन कितने की बची हुई है, और बची हुई मशीन को अपनी नई यानी कि सेकेंड ईयर की बुक्स में ले जाया जाता है। फिर अब बात करते हैं इनकी, इन्हें बैलेंस क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि ये लेजर किस चीज के हैं, इनकम के। और भाई यहाँ का इनकम यहीं पर रिकॉर्ड हो जाएगी, अगले साल उसका कोई काम ही नहीं है। और यहाँ का खर्चा भी यहीं रिकॉर्ड हो जाएगा, अगले साल उसे याद करके कोई रोएंगे थोड़ी हम लोग। ना इसको देखकर हम अगले साल खुश होंगे और ना ही इसको देखकर हम अगले साल परेशान होंगे। तो इन लेजर्स को अपने साथ लेके जाने का कोई फायदा, इसीलिए इन्हें, इन लेजर्स को यहीं पर क्या किया जाता है, और इनको क्लोज करने का भी तरीका होता है, मैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो जरा बैलेंस कैसे किया जाता है। अब देख रहे हैं आप, यहां पर आप कुछ लेजर देख रहे हैं, पर्सनल भी, रियल भी, नॉमिनल मैंने को अभी कुछ लगाई नहीं, मैं बता दूंगा। इन्हें हमें बैलेंस करना है। तो बैलेंस कैसे करना होगा हमें, किसी भी एक अकाउंट की मैं बात कर लूँ, राहुल की बात कर लूँ। राहुल के अकाउंट में चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं क्रेडिट साइड पर। यहाँ पर लिखने का मतलब पता है क्या है, सोचो जर्नल एंट्री क्या हुई होगी यहाँ पर, परचेज अकाउंट डेबिट टू राहुल। परचेज के लेजर में, परचेज का लेजर यहाँ पर बनता है, परचेज के लेजर में मैंने यहाँ पर लिखा होगा टू राहुल, और राहुल में मैंने लिखा होगा बाय परचेज और बाय। बात समझ आ रही है? तो राहुल के लेजर को मुझे आज बैलेंस करना है। मैं कैसे बैलेंस करूँ? सबसे पहले आप इसको यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल करेंगे, और यही सेम टोटल आप यहाँ पर लेकर आएंगे, और जितना अमाउंट यहाँ पर आ रहा है, कितना आ रहा है 30,000, यही सेम आपको ऊपर लिखना है, और इसके बिल्कुल सामने लिखना है टू बैलेंस कैरिड डाउन, और यहाँ पर लिखनी है वो वाली डेट जो यहाँ पर है। ये पता है कौन सा बैलेंस आया है, ये है क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस क्यों? क्योंकि राहुल में जो भी लिखा था वो इस साइड लिखा था, हमने इसे बराबर करने के लिए बैलेंस यहां पर लिख दिया। ये बैलेंस वैसे कौन सी साइड पर दिख रहा है, पर ये बैलेंस है कौन सा, क्योंकि राहुल के अकाउंट में क्रेडिट साइड डेबिट साइड से बड़ी थी, इसलिए ये यहां पर नजर आ रही है। समझ आया है? कहीं कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, अच्छा इसका ये जो बैलेंस है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बोलो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वो पैसा है जो अभी राहुल से लेना या देना, बोलो क्या, देना बाकी है, देना बाकी है। अबे तुम खुद सोच लो, तुमने उससे माल खरीदा था तो पैसे तो दोगे ही ना तुम उसे। क्या सबूत है मैंने उसके पैसे दिए नहीं है? अगर पैसे दे दिए होते तो यहां ऊपर टू कैश पहले से लिखा होता, और अगर यहां पहले से 200 लिखा होता तो ये नहीं होता यहां पर। फिर यहां पर बैलेंस कब दिखाई देगा? अगर आपने उसके पैसे आज तक भी नहीं लौटाए हैं तब दिखाई देगा। समझ आ रही बात? कोई और अकाउंट की आप बात कर लो, प्रेम की बात कर लो। प्रेम में यहां पर क्यों लिखा हुआ है ये एंट्री? सोचो आपने माल बेचा होगा और प्रेम ने अभी तक आपके पैसे नहीं दिए हैं। अगर दे दिए होते तो यहां पर बाय कैश लिखा होता और इसके अकाउंट में कोई भी बैलेंस नहीं होता। अभी फिलहाल ऐसा है, मतलब अभी तक पैसे मिले नहीं हैं, तो इसका बैलेंस निकालो। कैसे निकालोगे? इसके अंदर टोटल आ गया, यही टोटल यहां पर आ गया, और यहां पर क्या लिखेंगे? तो नहीं रे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये कौन सा बैलेंस है? दिस इज अ डेबिट बैलेंस। तो ये बैलेंस क्या बता रहा है कि इतने पैसे हमें लेने बाकी है। अब सुन लो जरा, इसको मैं कंक्लूड कर रहा हूं पर्सनल अकाउंट को। पर्सनल अकाउंट के अंदर हम क्या करते हैं? बैलेंसिंग करते हैं। और जब आप बैलेंसिंग करते हो तो किसी भी अकाउंट में आपको कौन सा बैलेंस मिल सकता है? डेबिट भी मिल सकता है। जैसे इसके अंदर कौन सा बैलेंस मिला था? क्रेडिट। इसके अंदर कौन सा मिला था? इसके अंदर क्या है? इसके अंदर क्या है? इसके अंदर क्या है? इसके अंदर कोई बैलेंस ही नहीं है। देखो अपने आप खत्म हो गया हो, लेन देन खत्म हो चुके हैं। तो आपको पर्सनल के अंदर बैलेंसिंग करनी है, और किसी भी अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी मिल सकता है
क्रेडिट भी मिल सकता है। डेबिट बैलेंस कब मिलता है किसी भी अकाउंट का? जब उसकी डेबिट साइड क्रेडिट साइड से बड़ी होती है। आप चेक कर लो, जैसे ये डेबिट बैलेंस था, कब आया वो? तब जब ये वाली साइड बड़ी थी। क्रेडिट बैलेंस कब आएगा? उल्टा, जब आपकी क्रेडिट साइड डेबिट साइड से बड़ी हो। बात समझ आई? अब बात करते हैं रियल की। इनको भी तो बैलेंस करते हैं। इन्हें जब आप बैलेंस करोगे तो इसके अंदर आपको सिर्फ एक ही बैलेंस मिलेगा हमेशा, डेबिट। इनके अंदर आपको कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं मिल सकता। रीजन क्या है? रीजन क्या है? सोचो। मेरे लिए ये एक एसेट है कि हाँ या ना, है कि नहीं? सोचो, छोड़ दो। ये लो, ये मैंने एक बस खरीदी अपने बिजनेस के लिए, बहुत छोटी है मैं जानता हूँ, पर मैं यही उठा सकता हूँ ना, बड़ी वाली कैसे उठाऊँ? आपको समझाने के लिए मैंने एक बस ले ली। सोचो मैंने ये 5 लाख रुपए की खरीदी है। इसकी वैल्यू जब घटेगी, धीरे धीरे घटेगी, तो मिनिमम इसकी वैल्यू कितनी घट सकती है? क्या 0 से नीचे भी घट सकती है? क्या इसकी वैल्यू कभी भी 0 से नीचे घट सकती है? इसकी वैल्यू हमेशा 0 से ऊपर ही तो रहेगी, नेगेटिव तो कभी नहीं होगी ना। इसीलिए इसके अंदर पता है क्या क्या होता है? इसके अंदर होता है फर्नीचर, कंप्यूटर, कैश। आप देख रहे हो, जैसे कि बस है, ये बाइक है, और एक ये वाली कार है। मेरी बात समझ रहे हो? एक ये फोन है हमारे पास। ये सब मेरे बिजनेस के लिए एसेट्स ही तो होते हैं ना। तो इनकी वैल्यू कभी भी 0 से नीचे नहीं जा सकती। आप चेक करके देखो, मैं आपको प्रूफ देता हूं यहाँ पर। जैसे कि आपने ये कंप्यूटर खरीदा था, कितने का? इसके ऊपर डेप्रिसिएशन अगर तुम लगाओगे भी तो वो डेप्रिसिएशन यहाँ पर लिखा जाएगा। मान लो तुमने डेप्रिसिएशन इसके ऊपर लगा दिया 1.5 लाख का, तो अभी भी यहाँ पर कितने का बच गया? 50 का बच गया। तो तुम इसके ऊपर और डेप्रिसिएशन अगर लगाओगे भी तो 50 का ही तो लगा सकते हो, या उससे ज्यादा लगा दोगे, है कि नहीं? इसीलिए इसके अंदर हमेशा, मतलब हमेशा इसकी डेबिट साइड बड़ी ही रहेगी। आप चेक करके देख लो किसी भी केस में। देखो डेबिट साइड बड़ी है क्योंकि क्रेडिट पे तो कुछ है ही नहीं। इसमें भी डेबिट साइड बड़ी है, इसमें भी। जब आप इनका टोटल करोगे ना तो क्रेडिट साइड से ये वाला टोटल बड़ा आएगा। क्लियर है मेरी बात? तो इसके अंदर आपको डेबिट और क्रेडिट कोई सा भी बैलेंस मिल सकता है, और इसके अंदर हमेशा इसका डेबिट बैलेंस क्या रिप्रेजेंट करता है? कुछ लेना बाकी है। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? कुछ। ये क्या रिप्रेजेंट करता होगा? बचा हुआ कैश और बची हुई प्रॉपर्टी की वैल्यू। बचा हुआ कैश और बची हुई, ये है कैश, और ये सब चीजें क्या है? ये प्रॉपर्टी तो है बिजनेस की। समझ आया है? आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे मैंने इसके अंदर कुछ लेजर को बैलेंस किया हुआ है। कैश का कौन सा बैलेंस आ रखा है? ये डेबिट बैलेंस है। क्यों? क्योंकि डेबिट साइड बड़ी है। इसका भी डेबिट आएगा, इसका भी डेबिट आएगा, ठीक है। अब हम लोग आ गए किस पर? ट्रायल बैलेंस के ऊपर। ट्रायल बैलेंस को समझने की कोशिश करो आप लोग। मैंने बताया था इसके बेस पर ये बनता है, इसके बेस पर ये बनता है, और इसके बेस पर क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस। चलिए जरा, तो लेजर हम लोग अभी बना ही चुके थे। मैंने अभी बताया था इसके अंदर या तो आपको डेबिट बैलेंस मिलेगा या, और इसके अंदर हमेशा डेबिट बैलेंस मिलता है, और इनको हम लोग बैलेंस नहीं करते हैं, पर लेजर तो बने हैं। तो ये सारे लेजर, ये सारे लेजर किसके अंदर जाएंगे? ट्रायल बैलेंस के अंदर जाएंगे। तो देखिए जरा, एनी आइडिया इसके अंदर कौन सा बैलेंस था? कैपिटल। जब भी एंट्री आप डालते हो कैपिटल वाली, तो कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है, याद करो। कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है एंट्री में, तो उसकी पोस्टिंग में तो यहीं पर आएगी। तो इसके अंदर कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। तो ये जो इसके अंदर बैलेंस है, आपको यहां पर क्या लिखना है? कैपिटल अकाउंट, और बैलेंस यहां पर लिखना है, ठीक है। ड्राइंग्स, जब भी आप ड्राइंग्स करते हैं, ड्राइंग्स की एंट्री, तो ड्राइंग्स हमेशा उसमें, तो पोस्टिंग यहां पर आएगी। तो इसके अंदर बैलेंस डेबिट है, तो यहां पर आपको क्या लिखना है? ड्राइंग्स अकाउंट, और बैलेंस यहां पर लिखना है। समझ आ रही है मेरी बात?
और ये वो लोग होते हैं जिनसे हमने माल या तो खरीदा होता है या बेचा होता है। अगर हमने इनसे माल खरीदा है तो हमने इनके क्रेडिट में पोस्टिंग करी होगी, और अगर हमने इन्हें माल बेचा है तो हमने इनके, ये वाले बंदे हमारे क्या कहलाते हैं, क्रेडिटर्स, और ये वाले बंदे हमारे डेटर्स, और इनका बैलेंस कौन सा होगा, क्रेडिट, और इनका, तो जिनका क्रेडिट बैलेंस है वो यहाँ पर किस नाम से दिखाई देंगे, क्रेडिटर्स करके यहाँ पर, और जिनका डेबिट बैलेंस है वो डेटर्स करके यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, तो ये वाले तो सारे निपट गए। अब इन पे आ जाओ, इन सब के अंदर कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट होता है सब में, मैंने अभी बताया था। तो इन सब के नाम लिखकर सबका बैलेंस यहाँ पर ही लिखना है। ठीक है, प्रॉब्लम आती है इसके अंदर, कुछ बच्चों को लगता है कि खाली पर्सनल और रियल ही इसके अंदर जाते हैं, नहीं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल भी इसके अंदर जाए, इसके अंदर सारे लेजर जाते हैं। तो ये कैसे जाएंगे आप, अगर मैं परचेज अकाउंट की बात करूं तो परचेज अकाउंट आप कब कब लिखते हैं यहाँ पर, जब जब आपने माल खरीदा होगा आप कौन सा अकाउंट डेबिट करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं, है ना। तो वो सारी पोस्टिंग यहीं पर तो लिखी होगी, आपको पता है यहाँ पर कब लिखना पड़ता है, जब आप ईयर एंड पर अपने बचे हुए माल को, जो कि क्लोजिंग स्टॉक है, उस बचे हुए माल को परचेज अकाउंट में से एडजस्ट कर लेते हैं आप, तो परचेज अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो जाता है। परचेज अकाउंट पूरे साल क्या होता है, डेबिट, इसीलिए सारी पोस्टिंग कहाँ लिखी हुई है, पर ईयर के एंड पे परचेज अकाउंट क्रेडिट होकर बचा हुआ माल क्लोजिंग स्टॉक में डेबिट हो जाता है। तो यहाँ पर ये पता है किस चीज़ की पोस्टिंग है, क्लोजिंग स्टॉक की। हाँ जी, तो इसके अंदर अगर मैं बैलेंस चेक करूं तो कौन सा बैलेंस है, डेबिट, तो यहां पर आपको लिखना होता है परचेज अकाउंट, और इसका बैलेंस यहां पर आ जाए। इसके अंदर जितने भी, पता है क्या होते हैं इसके अंदर, या तो इनकम्स होती है, या तो इसके अंदर जितने भी इनकम के लेजर हैं, जितने भी इनकम के लेजर हैं वो सब क्रेडिट में आएंगे, और जितने भी एक्सपेंसेस के लेजर हैं वो सब यहां पर आएंगे। समझ आया। देखो मैं जानता हूँ मैं चीज़ों को थोड़ा सा जल्दबाजी में करा रहा हूँ, पर बहुत बड़ा असाइनमेंट है। इस असाइनमेंट में जो टोटल टाइम चाहिए वो चाहिए कम से कम 5 घंटे, जो कि मैं आपको 1 घंटे में कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएँ। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं आपको एक छोटी सी हिंट देता हूँ। आपने 11th में बहुत सारे चैप्टर पढ़े, 20-22 चैप्टर पढ़े। अगर मैं आपको ये दे दूं और मैं आपसे ये पूछूं तो ये क्या हो गया, जर्नल का चैप्टर पढ़ा था। अगर मैं आपको जर्नल एंट्री दे दूं और मैं आपसे क्या पूछूं तो ये क्या हो गया, लेजर का चैप्टर। अगर मैं आपको लेजर दे दूं और मैं आपसे क्या पूछूं तो ये कौन सा चैप्टर, ट्रायल बैलेंस। अगर मैं आपको ये दे दूं और मैं आपसे क्या पूछूं तो ये क्या हो गया, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद और विदाउट दोनों हो गए। अगर मैं आपको एक एसेट की और उसके डेप्रीशिएशन की इंफॉर्मेशन दे दूं परसेंटेज, तो डेप्रीशिएशन का चैप्टर बन जाएगा। और अगर मैं आपको कह दूं मैंने यहाँ पर एक एंट्री डाली थी, मुझसे उसमें गलती हो गई, उसे ठीक करो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बन जाएगा। तो जो जितना भी आपका सिलेबस है ना 11th का, वो सारा सिलेबस इन्हीं के छोटे 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 हिस्से करके अलग 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 चैप्टर बना रखे हैं। मैं आज उन सारे चैप्टर्स को सम अप करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बस आप लोगों को, ताकि उनके बीच का जो कनेक्शन है आपको वो समझ आए। समझ आ रही बात? बिल्कुल नहीं बोलेंगे, शर्म में बैठे हैं। ये देखो, ये है हमारे ट्रायल बैलेंस का सोल्यूशन। ये हमारा ट्रायल बैलेंस कुछ डेबिट में दिखाई दे रही है, कुछ चीज़ें क्रेडिट में दिखाई दे रही हैं, और लास्ट में जाके वो ट्रायल बैलेंस क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। आगे बढ़ा जाए। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझाने जा रहा हूँ। हमें क्या करना है वैसे, अब ट्रेडिंग P&L और यानी कि फाइनल अकाउंट्स अब हमें बनाने हैं, तो वो कैसे बनेंगे उसके ऊपर बातें करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, और जो स्लाइड आप लोग अभी देख रहे हैं ये स्लाइड कम से कम सेम, बिल्कुल सेम, कम से कम 3 बार मैं आपको कहाँ दिखाऊंगा इसे, बिल्कुल सेम, इवन कलर्स भी यही होंगे जो नजर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ध्यान से सुनना। हाँ जी, सारे ट्रांजैक्शन कहाँ लिखे, जर्नल के बाद हमने क्या किया, लेजर के अंदर क्या होता है,
टी शेप अकाउंट्स, इनमें से थोड़े लेजर्स पर्सनल होते हैं, इनमें से कुछ लेजर्स रियल होते हैं, और जो बच जाते हैं वो नॉमिनल होते हैं, हाँ या ना? ठीक है, फिर हम इनको क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं, इन्हें भी बैलेंस करते हैं। और इन्हें हम लोग क्या करना होता है? अभी तक हमने इन्हें क्लोज किया नहीं है, तो इन्हें कैसे क्लोज करना है अब मैं वो समझाता हूँ। सुनो, ये जो सारे लेजर हैं ये किस चीज़ के लेजर्स हैं? या तो इनकम के हैं या, और इनकम और एक्सपेंसेस ऐसे लेजर्स होते हैं जिनका अगले साल कोई यूज़ नहीं रहता है, और जिसका कोई यूज़ नहीं है उस लेजर को क्या अपने साथ लेके जाने का कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे लेजर्स को यहीं पर बंद करके हम लोगों को आगे बढ़ना होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे बंद करना होगा। सुनिए, ये जो आपके लेजर्स होते हैं नॉमिनल वाले, इन लेजर्स को दो हिस्सों में बांटा जाता है। पहला हिस्सा डायरेक्ट और दूसरा हिस्सा इनडायरेक्ट। ठीक है, अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है? अच्छा, क्योंकि इसके अंदर या तो इनकम है या, इसीलिए इसके अंदर भी इनकम भी हो सकती है और एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। सिमिलरली इसके अंदर भी इनकम भी हो सकती है और एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं इनकम की बात करूं तो इनकम कैन बी डायरेक्ट और इनकम कैन बी इनडायरेक्ट। तो मुझे ये भी समझना होगा कि एक बिजनेस में इनकम दो तरह से मिल सकती है, डायरेक्ट भी और जैसे हिमांशु, कल को जॉब करने का मन है कि बिजनेस करने का मन है? बिजनेस करने का मन है। किस चीज का बेटे? अभी सोचा नहीं? सोचा नहीं, फिर भी कोई आइडिया, रफ आइडिया? कोई बात नहीं। अब जैसे मैं भी तो कुछ कर ही रहा हूं ना, फिलहाल मैं भी तो कोई बिजनेस ही कर रहा हूं ना। मैं क्या कर रहा हूं? मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो बच्चों को पढ़ा के मुझे जो इनकम मिलती है वो मेरे लिए कौन सी इनकम है? वो डायरेक्ट इनकम है। मेरी इनडायरेक्ट इनकम भी हो सकती है क्या कोई, जो यहाँ के अलावा मुझे कहीं से मिल रही हो? रेंट वैसे आ नहीं रहा है, पर हाँ आ सकता है अगर तुम कोई बिल्डिंग दिलवा दो तो। हाँ, मेरी कोई इनडायरेक्ट इनकम, अगर मैं किसी अपनी एसेट को बेच दूं, मैं अपना ये वाला एसी बेच दूं और थोड़ा ये महंगा बिक जाए, तो मेरे लिए एक्स्ट्रा इनकम हो गई ना। और कोई एग्जांपल इसका? अगर आपसे मिली हुई फीस को मैं बैंक में डाल दूं, पोस्ट ऑफिस में डाल दूं, किसी कंपनी के शेयर खरीद लूं, किसी कंपनी के डिबेंचर खरीद लूं, है ना, तो मेरे लिए एक्स्ट्रा इनकम भी तो हो सकती है। समझ आ रही है मेरी बात? तो बिजनेस में आप जो मेन रीजन से कमाते हैं वो क्या कहलाता है? डायरेक्ट इनकम। और जो आप मेन रीजन के अलावा कमाते हो वो क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट इनकम। ये क्लियर है? ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को और क्या समझाना है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ये स्लाइड आप लोगों की देखी हुई होगी वैसे पहले से, पर मैं बता रहा हूं फिर से, 12th में कम से कम 4 बार ये स्लाइड आएगी। ठीक है, सुनना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनकम मैं पहले ही बता चुका हूं, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है पहली बात कर चुके हैं। ऐसा करते हैं, एक बार उसके ऊपर और बात करते हैं यहां पर चल के। आप यहां पर इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करें। जैसे ये वाले डॉक्टर साहब हैं, अब इन डॉक्टर साहब की डायरेक्ट इनकम क्या होगी, है ना, और इनकी इनडायरेक्ट इनकम क्या हो सकती है? हो सकती है। जैसे ये हमारा कोचिंग सेंटर है, इसकी डायरेक्ट इनकम ये होगी और इसकी इनडायरेक्ट इनकम ये हो सकती है, पॉसिबल है। अगर जैसे हम अपने बिजनेस की बात करें, हमारा बिजनेस किस चीज का है, तो हमारी डायरेक्ट इनकम क्या होगी? इसकी डायरेक्ट इनकम होगी सेल ऑफ गुड्स, यानी कि चेयर्स। और इसके अलावा इनडायरेक्ट इनकम क्या हो सकती है? बात समझ आ रही है? हाँ, तो ये है बात डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की। जैसे कि आपको पता है ये हमारा फैक्ट्री एरिया है। फैक्ट्री एरिया वो होता है जहां पर माल बनता है, हाँ या ना? तो इसके अंदर जब आप माल बनाओगे तो ये वाले सारे खर्चे होंगे आपके, पर इसके अंदर माल पहले चाहिए तो सही, कौन सा माल? रॉ मटेरियल। और रॉ मटेरियल खरीदना तो पड़ेगा, तो जिससे तुम रॉ मटेरियल खरीदते हो उसे क्या कहते हैं?
आपने सप्लायर से माल खरीदा, आपका पहला खर्चा तो यही हो गया। फिर आप उस माल को लेके आओगे तो आपका जो खर्चा लगेगा, कौन सा खर्चा लगेगा, ये हो गया आपका दूसरा खर्चा। फिर उसके बाद माल रास्ते में आएगा तो रास्ते में गवर्नमेंट अपने टैक्सेस लगा सकती है आपके ऊपर, ये कौन सा खर्चा हो गया, तीसरा खर्चा। फिर यहां से माल कहां पहुंचेगा, वेयर हाउस में। यहां पर भी तो खर्चे हो सकते हैं कुछ, रखने के, मेंटेनेंस के, लाइटिंग के, बंदे के, स्टाफ के, जो भी होंगे। हाँ, फिर कहां पर आ गए माल, फैक्ट्री में। ये कौन से खर्चे हैं, माल को बनाने के खर्चे। कितने खर्चे हो गए, 5 तरह के। तो ये जो जितने भी खर्चे हैं इस स्टेज से ऊपर ऊपर के खर्चे, ये सारे खर्चे क्या कहलाएंगे, ये वाले सारे, ये सारे खर्चे क्या कहलाएंगे, डायरेक्ट। अब जब यहां से माल बन के कहां चला जाएगा, फिनिश गुड्स के वेयर हाउस में। फिर यहां से ये है आपका ऑफिस एरिया, कस्टमर आएगा यहां डील करेगा, यहां से माल उठाकर इसको माल दे दिया जाएगा। बात समझ आ रही है। खर्चे इस एरिया में भी होते हैं ना, पर ये वाले इस लाइन से नीचे के जितने भी खर्चे हैं ये सब इनडायरेक्ट हैं और ये वाले सारे डायरेक्ट कहलाते हैं। सो बेसिकली डायरेक्ट खर्चे कौन से होते हैं, जो रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर और माल के बनने तक के खर्चे, उसके बाद वाले सारे खर्चे इनडायरेक्ट होते हैं। समझ आ रही बात। अगर वीडियो वाले बच्चों को कोई प्रॉब्लम लगे तो वो वीडियो को यहीं पर पॉज करके वो नीचे का कंटेंट एक बार रीड भी कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग भी रीड करना चाहते हैं, नहीं? आप लोगों को तो घर जाने की लग रही होगी ना। आओ, फाइनल अकाउंट्स पे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। जल्दी खत्म करेंगे, चिंता ना करो, तुम सिर्फ टेंशन लो। आओ, लो जी। लेजर, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। नॉमिनल के कौन से वाले, नॉमिनल डायरेक्ट नेचर के। आप चाहे एक बार इनको देख लो, फील करके देखो ये डायरेक्ट लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, क्या फील कहाँ से करें, बचा ही नहीं कुछ हमारे अंदर है। हाँ जी, ये है नॉमिनल डायरेक्ट नेचर के और ये है नॉमिनल, अभी ये मैंने छुपा रखे हैं, इन्हें अभी दिखाएंगे सामने से क्या होता है। देखो जरा, क्या ये आपको डायरेक्ट नेचर के लग रहे हैं। अच्छा, ये क्या है, ये है डायरेक्ट एक्सपेंस, है या ना। ये भी तो डायरेक्ट एक्सपेंस है। क्या ये डायरेक्ट इनकम है, ये डायरेक्ट इनकम है, ये डायरेक्ट, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है और ये भी। तो ये सारे लेजर होते हैं डायरेक्ट इनकम के या डायरेक्ट, और इसके अंदर होंगे इनडायरेक्ट इनकम या इनडायरेक्ट। अब सुनो, ये वाले जो सारे लेजर हैं इन ये कहाँ चले जाएंगे, और इनकी हेल्प से पता है क्या बनाया जाएगा, पी एंड एल, और इन दोनों की हेल्प से क्या बनाया जाएगा फिर, बैलेंस शीट। ऐसा करके हमारे फाइनल अकाउंट्स कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए ज़रा कैसे बनाया जाएगा ये ट्रेडिंग अकाउंट। जैसे कि मैं अगर बात करूं परचेज अकाउंट की, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था इन्हें क्या करते हैं, बैलेंस, और मैंने बोला था इन्हें हम क्या करेंगे, क्लोज। और किसी भी चीज़ को क्लोज करने का तरीका क्या होता है, जो डेबिट हुआ है उसे क्रेडिट कर दो, और जो क्रेडिट हुआ है आज तक उसे डेबिट कर दो। अब जैसे ये परचेज अकाउंट है, इसके अंदर कौन सा बैलेंस है, पहचानने की कोशिश करो। परचेज अकाउंट का अगर मैं बैलेंस निकालूं तो बैलेंस यहाँ लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि इनका टोटल इससे बड़ा है। बोलो, तो मैं इसको क्या कर दूंगा यहाँ पर, इसके बैलेंस को, ये आ रखा है डेबिट बैलेंस, तो मैं जर्नल एंट्री क्या डालूंगा, जर्नल एंट्री। बेटे किसी भी अकाउंट को, जैसे कोई भी अकाउंट कब खुलता है, कोई भी अकाउंट कब खुलता है यहाँ पर, जब उसकी यहाँ पर हम क्या डालते हैं, जर्नल एंट्री डालते हैं। तो किसी अकाउंट को बंद करने की भी तो जर्नल एंट्री डालनी पड़ेगी ना। अब जैसे इसके अंदर कौन सा बैलेंस है, डेबिट, तो मैं एक जर्नल एंट्री डालूंगा। मैं इसे कहाँ ले जाना चाहता हूँ, इसको ट्रेडिंग में, तो मैं एंट्री डालूंगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। समझ रहे हो, तो ये जर्नल एंट्री यहाँ डली हुई है, देखो आप, ये रही, बस मैंने अमाउंट नहीं लिखा है, और जो इसका यहाँ पर अमाउंट आ रहा है ना, वो वाला अमाउंट मैं यहाँ लिखूंगा और वही अमाउंट यहाँ चला जाएगा। बात समझ आई। अब जैसे मैं बात करूं इस अकाउंट को बंद करने की एंट्री क्या होगी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू कार्टेज, तो एक एंट्री ये और आ गई, तो जो अमाउंट यहाँ लिखा जाएगा वही अमाउंट यहाँ भी लिखा जाएगा, हाँ या ना। इसको मत छेड़ो अभी, क्यों, इसके अंदर डेबिट था, इसके अंदर क्रेडिट बैलेंस है, इसको छोड़ दो।
इस अकाउंट को बंद करने की क्या होगी? वेजेस की। बिल्कुल ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस, तो जो अमाउंट यहाँ लिखा जाएगा वो यहाँ भी लिखा जाएगा। तो ऐसे कौन कौन से अकाउंट है जो इस एंट्री से बंद होंगे? इस वाली से। ये भी तो बंद हो जाएंगे क्योंकि इनके अंदर भी डेबिट बैलेंस है। तो देखो जरा, जर्नल एंट्री डल गई। अब उसकी पोस्टिंग को समझने की कोशिश करना। बेटा ये वाली जर्नल एंट्री कौन कौन से लेजर्स को बंद कर रही है? इसको बंद कर रही है, इसको बंद कर रही है, इसको बंद कर रही है, इसको और इसको, बस। फिर इसको बंद करने के लिए मुझे सेपरेट एंट्री क्यों डालनी पड़ी? क्योंकि उसका बैलेंस अलग था। तो मुझे एक एंट्री डेबिट बैलेंस वाले लेजर को बंद करने के लिए डालनी है और एक एंट्री क्रेडिट बैलेंस वाले लेजर्स को बंद करने के लिए डालनी है। तो जैसे ही मैं ये एंट्री डालूंगा मेरे ये वाले लेजर्स बंद हो जाएंगे। अच्छा, अब इस एंट्री की पोस्टिंग करो जरा। यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो रहा है? तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर देखो ये सारे दिखाई देंगे, सारे दिखेंगे। और यहां पर परचेज अकाउंट इतने से क्या है और इसकी वजह क्या है? तो देखो क्या लिखा है, बात समझ आ रही है? हाँ, कार्टेज अकाउंट 1000 से क्या है, वजह क्या है? देखो अब सारे देखो जरा फटाफट। क्लियर है या नहीं? कहीं कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। अब हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद अभी कंप्लीट नहीं है, इसके अंदर ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ता है। तो वो कैसे निकालना है हमें मैं बताता हूं। देखो ये वाले लेजर्स हमारे सारे बंद हो चुके हैं, ठीक है। चलिए अब यहां से ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालूं? कौन सी साइड बड़ी है? तो भाई इसके टोटल को मैं यहां लिखूंगा, इसे यहां लिखूंगा और यहां पर क्या लिख दूंगा? बैलेंस। सोचो, एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो यहां पर ये आ गया 10,000 आ गया एग्जांपल के तौर पर। ये कौन सा बैलेंस है ट्रेडिंग अकाउंट का? देखो इन सब अकाउंट में भी तो बैलेंस था ना कोई। तो ये कौन सा बैलेंस है? ये है ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। एक एंट्री डालो ताकि ये वाला बैलेंस यहां से उठकर यहां आ जाए। ट्रेडिंग अकाउंट, तुमने अभी खुद बोला ये कौन सा बैलेंस है? ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट कर दो। किसी भी अकाउंट में अगर क्रेडिट बैलेंस है और आप उसे बंद करना चाहते हैं तो आप उसे डेबिट कर दो, और किसी अकाउंट में अगर डेबिट बैलेंस है और आप उसे बंद करना चाहते हैं तो उसे क्रेडिट उल्टा कर दो, उसे खत्म हो जाएगा। तो एंट्री क्या डालूं मैं यहां पर बताओ? हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू P&L कितना? अब इस एंट्री की पोस्टिंग हमें हिमांशु बताएगा। नहीं, अमृत तुम बताओ बेटा। मना मत कर देना, मैं नहीं बता रही। इस एंट्री की पोस्टिंग क्या होगी? हर एंट्री की पोस्टिंग होती है, या तुमने ये वाली एंट्री देखी ही नहीं है आज तक? या सीधा यहां से ग्रॉस प्रॉफिट उठा के यहां लिखने की आदत है ना? ऐसा नहीं चलेगा। हमें 12th में इस एंट्री की कुछ जगहों पर जरूरत पड़ती है, तो इसलिए हम यहाँ डिस्कस करके चलते हैं। 2 मिनट और खराब हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? वैसे खराब नहीं हो रहे, यूज हो रहे हैं। बताओ, इस एंट्री की पोस्टिंग बहुत सिंपल है, जो तुम सोच रहे हो वही है। हाँ, यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट क्या है तो यहां पर लिखवा दो क्या? हाँ, टू P&L। अब तुम कहोगे मैडम ने तो बोला था ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ, ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि इसका नाम ग्रॉस प्रॉफिट है। अच्छा, यहां पर P&L क्या है तो यहां पर क्या लिखेंगे? बाय ब्रैकेट में। तो ये वाला 10,000 उठ के यहां पर आ जाएगा। समझ आई ये बात? फील इट? अभी क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे, इनकी हेल्प से क्या बनेगा? P&L। आओ बनाते हैं। देखो ये वाले सारे लेजर्स हैं, इनको बंद करने की एंट्री। अबे भाई, इनको बंद करने की एंट्री तुम लोगों को समझ आ गई? ये क्या चीज है? बता दो, चैलेंज। सबको मुंह तोड़ जवाब दे दो। इस अकाउंट को बंद करने की एंट्री क्या होगी? इसके अंदर बैलेंस कौन सा है? ओए एंट्री, दादी अम्मा एंट्री, पोस्टिंग नहीं। ना, इसके अंदर ऑलरेडी डेबिट बैलेंस है, तुम ठीक से देखो। इसे लेके कहां जाना है? P&L में। तो एंट्री क्या डालूं? P&L अकाउंट डेबिट
और रेंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, वरना ये अकाउंट तो और बढ़ जाएगा ना, हमें तो घटाना है ना, इसको बंद करना है कि नहीं? तो फील इट। यहाँ पर देखो इसे, देखो तुमने अभी बोला एंट्री यही तो बन रही है, हाँ या ना? इस एंट्री की पोस्टिंग करो। P&L अकाउंट में क्या लिखेंगे? और रेंट में क्या लिखेंगे? बाय। और ये वाला अकाउंट देखो बंद हो गया। बंद होने का मतलब दोनों साइड इक्वल हो जाना। ऐसा कौन कौन सा अकाउंट है जो क्रेडिट होके बंद होगा? रेंट का, सैलरी का भी, इंश्योरेंस का भी, बैड डेट्स का, मतलब जिन जिन के अंदर डेबिट बैलेंस है, जिन जिन के अंदर, तो वो सारे क्या हो जाएंगे? और P&L डेबिट हो जाएगा। और ऐसा कौन सा अकाउंट है इसके अंदर जो, हाँ ये 3 अकाउंट ऐसे हैं जिनका बैलेंस क्रेडिट था तो मैंने डेबिट कर दिया। तो ये 2 एंट्री डलेंगी। इन 2 एंट्री की हेल्प से क्या होगा? ये वाले सारे लेजर बंद होकर कहाँ चले जाएंगे? P&L में चले जाएंगे। समझ आ रही बात? मतलब साफ सीधी बात है, इनसे क्या बन गया? इनसे क्या बन गया? और इन दोनों से बैलेंस शीट बन जाएगी। ठीक है? आप लोग बोर हो रहे हैं? नहीं हो भी रहोगे तो भी कोई चारा नहीं है, करना पड़ेगा। टॉपिक को थोड़ा और डिटेल में लेके जा रहा हूँ, एक ऐसे टॉपिक पे जिसकी ज़रूरत हमें 12th में पढ़ने वाली है, बढ़िया वाली। अब तुम कहोगे हर टॉपिक का यही बोल देते हो 12th में चाहिए, 12th में चाहिए। ओ भाई इसीलिए तो वर्कशॉप हो रही है। काश हमारे सब्जेक्ट में भी कनेक्शंस नहीं होते, पर ऐसा नहीं है। हमारे सब्जेक्ट में 11th ढंग से पढ़ना वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम बच्चों को ये वाली बात समझ ही नहीं आती है, अपनी मतलब स्पीड में दौड़ते जा रहे हैं। समझाओ तो उनको लगता है कि भाई पता नहीं क्यों कह रहे हैं। देखो ज़रा, अब जैसे यहाँ पर, इसके बाद आपको क्या निकालने की हैबिट है? यहाँ पर नेट प्रॉफिट। अभी नेट प्रॉफिट नहीं निकलता है, अब इसमें कुछ चीज़ें चेंज करूँगा मैं, ठीक है ना? यहाँ पर नेट प्रॉफिट नहीं निकलता है। अब सोचो, अच्छा आपने बहुत सारे लोगों को यहाँ पर उधार पे माल बेचा होता है, कुछ लोग तो आपके पैसे बीच में ही दे देते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ तक भी आपके पैसे नहीं देते हैं। उन लोगों के लेजर इसके अंदर ही तो मिलते हैं, हाँ या ना? क्या कहते हैं उन लोगों को? डेटर्स। डेटर्स, डेटर्स। ठीक है? सोचो आज आपको कितने लोगों से पैसे लेने हैं? 3 लोग। इन तीनों के लेजर इसके अंदर मौजूद होंगे। अच्छा इन तीनों को आपने माल बेचा है, और जो आपने माल बेचा है वो सारा माल आपने यहाँ लिखा हुआ है, हाँ या ना? तो जब आप, अब ये लोग आपको पैसे कब देंगे? क्योंकि आपका साल तो खत्म हो गया, अभी आपको पैसे देंगे अगले साल। अगर इनमें से किसी ने पैसे देने से मना कर दिया तो क्या उनकी गर्दन काट देंगे? खून खराबा खत्म कर देंगे उनको, हैं? क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते भाई, बिजनेस कर रहे हो, क्रिमिनल थोड़ी हो। हाँ, तो हम क्या करेंगे? यस ही इज राइट। तो बेसिकली इनमें से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अगले साल हमारा पैसा देने से मना कर दें। तो इनमें से जिसने भी हमारा पैसा देने से मना किया, हमारा तो उस साल नुकसान हो जाएगा। अब वो नुकसान है तो इसी साल का या अगले साल का होगा? वो इसी साल का। इस साल का क्यों है हिमांशु? हाँ कह रहे हो तुम, इस साल का क्यों है? पता तो अगले साल चलेगा, क्योंकि मैंने उन्हें माल तो इसी साल में बेचा है, और मैंने जब उन्हें माल बेचा तो वो सेल तो यहाँ दिखाई दे रही है, और उस सेल पर अगर मेरा कोई खर्चा है या कोई भी नुकसान है तो वो नुकसान भी तो इसी साल दिखाई देना चाहिए। मैचिंग कंसेप्ट आपने पढ़ा है। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता था? मैचिंग कंसेप्ट कहता था कि अगर आप यहाँ पर कोई इनकम लिख रहे हो और इस इनकम को कमाने में अगर आप कोई खर्चा कर रहे हो तो वो खर्चा यहाँ दिखना चाहिए। यही तो कहता था। समझ भी आ रही है मेरी बात रिया? मैं ये कह रहा हूँ, आपने 11th में एक मैचिंग कंसेप्ट पढ़ा था। मैचिंग कंसेप्ट ये कहता था कि अगर आप यहाँ पर कोई इनकम लिख रहे हो, यहाँ आती है डायरेक्ट इनकम और यहाँ आती है, तो इस इनकम को कमाने में जो आप खर्चे करते हो वो खर्चे आपको यहाँ पर लिखने चाहिए ना। अब मैं क्या कह रहा हूँ, आपने यहाँ पर लोगों को माल बेचा है, अगर इनमें से कुछ लोगों ने पैसा देने से अगले साल मना किया
तो वो नुकसान है तो इसी साल का, बस उसका पता अगले साल चलेगा। तो आप क्या करते हैं, आप एक एस्टिमेटेड नुकसान इसी साल रिकॉर्ड करके फिर आगे बढ़ते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे प्रोविजन कहते हैं। तो मालिक, जो हमारे बिजनेस के मालिक होते हैं, वो क्या करते हैं, एक परसेंटेज एस्टिमेट कर लेते हैं। किस चीज़ का परसेंटेज, कि इनमें से कितने परसेंट लोग हमारे पैसे नहीं देंगे। अच्छा, इस परसेंटेज का कैसे पता चलता होगा कि कितने परसेंट लोग पैसा नहीं देंगे? अंदाज़ा लगा लेते हैं। अंदाज़ा कैसे लगाते हैं, अपने पास्ट टाइम को देख लो, अपने पिछले 2, 4, 5 साल को देख लो और उसके बेस पर एक अंदाज़ा लगा लो कि कितने परसेंट लोग हर साल आपका पैसा देने से मना कर देते हैं। बस उसी का प्रोविज़न डल जाता है। बात समझ आई? तो उसका अब जैसे कितना एस्टिमेट किया है, इसका 10% निकालो, 10,000 आ गया। तो वो 10,000 की हम यहाँ पर एक और खर्चा रिकॉर्ड करेंगे। कौन सा खर्चा? आपको पता है ये जो है, ये क्या है, ये है एक्चुअल खर्चे, और ये क्या है, ये है एस्टिमेटेड खर्चे। क्योंकि अगर इस साल का खर्चा इस साल रिकॉर्ड नहीं किया तो वो अगले साल रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और ये तो गलत है। खर्चा जिस साल का है वो उसी साल रिकॉर्ड होना चाहिए, है ना। तो इस हम यहाँ पर प्रोविजन डालेंगे, और उस प्रोविजन को डालने की जर्नल एंट्री क्या बन गई, बोलो? अरे तुम यहां पर लिख रहे हो टू प्रोविजन, और ये पी एंड एल की कौन सी साइड है, तो जर्नल एंट्री क्या बन गई, सोचो, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। और इस एंट्री की वजह से एक पोस्टिंग ये रही, और दूसरी पोस्टिंग कहां पर चली जाएगी, और फिर ये वाला लेजर क्या कर दिया जाएगा। अबे इनको क्या करते हैं, मैंने अभी तो बताया था, बैलेंस। इसे हम लोग बैलेंस करेंगे, और ये बैलेंस होकर बैलेंस शीट में चला जाएगा। मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, पर्सनल और रियल दोनों कहाँ जाते हैं, बैलेंस। तो ये वाले सारे लेजर्स जो हैं ये बैलेंस शीट के लेजर्स होते हैं, ठीक है। हाँ, आपका ये पी एंड एल कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारा अगला हिस्सा क्या होता है, इसके अंदर नेट प्रॉफिट मिल जाता है। उस नेट प्रॉफिट का हम लोग क्या करते थे 11th में, आप लोगों को उसे कैपिटल में जोड़ने की आदत है। बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल में ही तो जोड़ना है। तो कैपिटल में जोड़ने का एक तरीका तो वही है जो आपने स्कूल में सीखा है, कि ले जाओ बैलेंस शीट में जोड़ दो। एक और भी तो तरीका है, अगर मैं इसके प्रॉफिट को यहाँ ले आऊँ कैपिटल अकाउंट में, तो बात तो एक ही है, क्योंकि ये खुद बैलेंस शीट में जाएगा। तो मैं अगर इस प्रॉफिट को यहाँ ले जाऊं और इसके बैलेंस को बैलेंस शीट में ले जाऊं, तो जुड़ना ही तो है। तो देखो कैसे जुड़ेगा, मैं क्या एंट्री डालूंगा अब, ये एंट्री ऐसी क्यों बनी, ये पी एंड एल का कौन सा बैलेंस है, हट रे, ये पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस है, और मैं पी एंड एल को यहाँ पर क्या करना चाह रहा हूँ, बंद। तो पी एंड एल के क्रेडिट बैलेंस को मैंने क्या कर दिया, और कैपिटल को क्रेडिट करके और बढ़ा दिया। इस एंट्री की पोस्टिंग करो पी एंड एल में और कैपिटल में। अब ये इसका नया बैलेंस है, कैपिटल का बढ़ा हुआ बैलेंस। अब मैं बैलेंस शीट बनाता हूं। देखो, पर्सनल और रियल इन्हीं के बेस पर तो बैलेंस शीट बननी है। देखो कैसे बनेगी, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। 12th में एक ऐसा चैप्टर है जिसकी शुरुआत ही कहां से होती है, बैलेंस शीट से। तो उसकी शुरुआत होती है, और बैलेंस शीट से शुरुआत करने के लिए आपको पता होना चाहिए बैलेंस शीट बनती कैसे है, ठीक है। हाँ जी, इसके अंदर कौन सा बैलेंस है, बोलो, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट, बात समझ आ रही है। और इसमें सब में तो बेटे इनके अंदर डेबिट बैलेंस भी आ सकता है, और इसके अंदर तो ये जो जितने भी डेबिट बैलेंस हो, यानी कि ये वाले सारे लेजर कहाँ चले जाएंगे, एसेट के अंदर, और ये वाले कहाँ चले जाएंगे, और ये वाले कहाँ जाएंगे। तो आपकी बैलेंस शीट उनके बेस पर बन जाएगी। और क्योंकि ये क्या है, व्हाट इज दिस, है क्या ये, लायबिलिटी तो ये है, दिस इज अ बैलेंस, क्या है, और आप लोग भी क्या बनाने जा रहे हैं, बैलेंस शीट। तो भाई
जिन जिन का डेबिट बैलेंस है वो सब एसेट में चले जाएंगे और क्रेडिट बैलेंसेस यहाँ चले जाएंगे। देखो बैलेंस शीट कैसे बनेगी, बैलेंस शीट ऐसे नजर आने लग जाती है। कहीं कोई डाउट? चीजें क्लियर हुई हैं, कुछ फ्रेमवर्क बना है? पढ़ रहे हो या मैं हटाऊं? कर लो, रीड कर लो। हो गया? दैट्स इट। जो अकाउंटिंग ट्रेल था वो मेरी तरफ से कंप्लीट है। आप में से किसी का कोई डाउट है तो बताएं। नहीं?